हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने टर्म टू की प्रिपरेशन भी आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे होंगे, यानी प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे और आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो ये एनालिटिक्स के थ्रू भी हमें पता चल रहा है। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। हम भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। सो आज का जो वीडियो है अगेन वो कंट्रोलिंग के बारे में है। कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं और ऐड करके आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी थी। इस वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की। चल क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया है। वैसा ही सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करी गई थी, पहले कंट्रोलिंग की, और उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम की बात करी गई थी। तो मैंने उस इंपॉर्टेंट स्टेप वाले पोर्शन को हटा दिया है, यानी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कई बार स्टेप के बारे में डिस्कस कर चुके थे। सो क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना चाहती है, इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी पड़ती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, इवन केस स्टडी के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। सो आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है डिफ़िकल्टी का, वो कहता है कि भाई डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। सो प्रॉब्लम यहाँ पर उन फैक्टर्स के साथ आती है जिनको कि क्वांटिटेटिव टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर आपको मेजरमेंट करना है भाई एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का, जैसे कि एम्प्लॉय मॉरल आप चाहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन आप जानना चाहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लेके चलती है, आप क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो साफ लिखा हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम लूजेज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म। सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर भी वो फैक्टर्स आ जाएंगे जिनको कि क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, वहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, तो अगेन इम्प्लीमेंटेशन अगर कंट्रोलिंग सिस्टम का करना है तो भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कि ऑब्वियसली बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। तो बिजनेस वहाँ पे क्या कर सकता है, उन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा टर्म 1 में। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको फर्म कंट्रोल कर सकती है, फर्म के विद इन होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो फर्म के बाहर होते हैं, जिसे जनरली हम बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। अब क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट सम अप होता है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स का, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस पे, और यहाँ पे एग्जांपल आपको लिख के दिया भी गया है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कंपटीशन हो गया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बिजनेस को अफेक्ट करती हैं और ये फर्म कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में अगेन एक कंट्रोलिंग सिस्टम अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स की वजह से वहाँ प्रॉब्लम होगी और वो इफेक्टिवनेस जो होनी चाहिए थी कंट्रोल सिस्टम में वो नहीं आ पाएगी। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। तो जो कंट्रोल सिस्टम होता है उससे कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की बात हुई है और हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जनरली होता क्या है, अब तो कह रहे कॉमन है बहुत ही, बट जब स्टार्टिंग फेज़ में इंट्रोड्यूस हुआ होगा सीसीटीवी कैमरा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्होंने उसको रेजिस्ट किया होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स है जिसके थ्रू आप अटेंडेंस लेते हैं। आजकल कॉलेजेस में भी अटेंडेंस का सिस्टम उसके थ्रू है, इवन पहले ऑफिसेज में था। तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को भी रेजिस्ट करा था, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम के थ्रू सारे के सारे जो भी फ्लॉज होंगे वो पता चल जाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कई बार उस चीज़ को रेजिस्ट भी करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एज दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब आपने कैमरा लगा दिया और आपने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बैठाया और कंटिन्यूसली आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो फ्रीडम है उसको यहाँ पर उनसे छीना जा रहा है। सो ये भी एक पॉइंट है जो कि कंट्रोल सिस्टम को इनफेक्टिव बनाता है। उसके अलावा कॉस्टली अफेयर, कंट्रोल जो है बहुत ही कॉस्टली चीज़ है, बिकॉज जब भी आप कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए ऑब्वियसली आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, टाइम भी खर्च करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ को असेस करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द कंट्रोल सिस्टम, और फिर उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, कॉस्ट कम रहेगी उसके हिसाब से, तो वो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करने के बाद जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और उससे बेनिफिट्स कम मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी उसको रेजिस्ट करेंगे।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है, इसको मैंने एनसीईआरटी से पिक करा है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा ये। मिस्टर शांतनु इज द चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स गारमेंट्स। ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप constant and continuous check on the activities related to his department so that everything goes as per the set plan। तो यहाँ पे है कि शांतनु जो है वो एक चीफ मैनेजर है कंपनी में जो कि गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और ये इंस्ट्रक्शन दिए कि लगातार उनको ये जितनी भी एक्टिविटीज़ उनका डिपार्टमेंट कर रहा है उस पर नज़र रखनी है, देखना है कि सब कुछ एज़ पर प्लान जा रहा है या नहीं जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सजेशन दिया कि एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा जाए जिसके थ्रू ये पता चल सके कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और क्या एज़ पर प्लान चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि पॉइंट ए में कि डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड इन द अबव सिचुएशन। तो जो टू सिचुएशंस हैं वो कौन सी हैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है, मतलब ये मैंने पॉइंट लिख दिया है, जिसमें से गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूस एंड परवेसिव। वैसे तो तीन है, इसमें से आप कोई सी भी दो ले सकते हैं। तो यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को एंड कंटिन्यूस को एक्सप्लेन किया है। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी। सो दिस इज़ द थिंग कि गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि भाई कंट्रोलिंग जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि गोल्स पे बेस्ड है। अब प्लानिंग के थ्रू आपको सेट टारगेट मिल जाता है, तो कंट्रोलिंग आप क्यों कर रहे होते हो, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए। एंड कंटिन्यूस में ये था कि भाई कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी एंड नहीं होती, लगातार आप क्या करते हैं कंट्रोल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इट कीप्स ऑन गोइंग। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें बोला गया था एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसी से पहले वाला जो वीडियो था जहाँ पे पीडीएफ हमने यूज़ करी है वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डिस्कस करी थी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उन वीडियोज़ को देख के चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या चैप्टर के वीडियोज़ देख के भी आप उन्हें समझ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये भी अगेन एक केस स्टडी है जहाँ पर है AS लिमिटेड इज़ अ लार्ज कंपनी एंगेज्ड इन असेंबली ऑफ एयर कंडीशंस। तो एयर कंडीशन असेंबल करते हैं। रिसेंटली कंपनी हैज़ कंडक्टेड टाइम मोशन स्टडी एंड कंक्लूडेड दैट ऑन द एवरेज अ वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशंस इन अ डे। तो उन्होंने टाइम मोशन स्टडी करवाया, इसके बारे में आपने टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये एक स्टैंडर्ड वो डिटरमाइन कर लिया कि भाई एक वर्कर जो है वो 10 एयर कंडीशंस एक दिन में असेंबल कर सकता है। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ कंपनी इन अ डे असेंबलिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशन। तो कंपनी का जो टारगेट है वो है 1000 यूनिट्स एक डे में असेंबल करना। द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। साथ ही साथ कंपनी ने क्या किया है, अच्छे अलाउंसेस दे रही है ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, एब्सेंटिज्म रिड्यूस हो सके और एम्प्लॉय टर्नओवर भी रिड्यूस हो जाए। एम्प्लॉय टर्नओवर स्टाफिंग में हमने डिस्कस किया था कि बार बार जो एम्प्लॉयज़ फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं ऐसा ना हो। ऑल द वर्कर्स आर हैप्पी। तो सारे वर्कर्स जो हैं खुश हैं। इवन देन असेंबली ऑफ एयर कंडीशंस पर डे इज़ 800। लेकिन उसके बावजूद यानी कि सब कुछ होने के बाद भी जो एयर कंडीशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में वो सिर्फ 800 यूनिट्स ही हो रहे हैं। To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in gossiping। अब यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, CCTV इंस्टॉल करे और वहाँ से देखा कि भाई क्या हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों नहीं अचीव, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो सेट टारगेट क्यों नहीं अचीव हो रहा है। तो उनको पता चलता है कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पे गप्पे मार रहे थे। अब यहाँ पे पॉइंट ए में रखा गया था क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। कौन सा फंक्शन है जिसकी बात हुई है। एंड सेकंड पॉइंट है स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। और ये आउटसाइड दिल्ली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जिस फंक्शन की बात हो रही है वो है कंट्रोलिंग, जैसा कि आंसर आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो स्टेप्स लिखी हैं तो स्टेप्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि हम कई बार पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेप्स है उसमें सबसे पहले आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर आप क्या करते हैं परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जनरली प्लानिंग फेज में ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप कुछ सेट ऑफ प्लान्स बनाते हैं और उसके बाद आपने क्या किया, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि ये ऐसा होगा। देन सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेजरमेंट किया होगा कि कितनी टारगेट हमने अचीव करा है, तो इनको पता चल गया कि भाई 800 हमने अचीव किया। और जैसे फर्स्ट स्टेप थी यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया 1000 का। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं इन दोनों को। अब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं कि भाई 1000 प्रोड्यूस करने थे और प्रोड्यूस हो रहे हैं 800, तो आपने डिफरेंस निकाल लिया कि यहाँ 200 यूनिट्स लेस प्रोड्यूस हो रही हैं, डेविएशंस मिल गए आपको। ठीक है,
अब एनालाइजिंग डेविएशंस में होता है कि आखिर रीज़न क्या था, जैसे कि इन्होंने ढूंढ लिया कि गॉसिपिंग वाज द रीज़न, तो फिर उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो अब यहाँ करेक्टिव एक्शन क्या लोगे कि जो लोग गॉसिप कर रहे हैं उनको एक दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं शिफ्ट करोगे, या फिर उनकी लोकेशन प्लेस चेंज करोगे, या फिर अकॉर्डिंगली उनको टर्मिनेट करोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मतलब यहाँ पे पॉइंट इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है। करेक्टिव एक्शन में यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो टारगेट है ये अचीव नहीं हो सकता, तो आप ऑब्वियसली प्लान को रिवाइज कर लोगे। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये इतना ही हो सकता है मैक्सिमम, तो फिर आप क्या करोगे, इसे एज इट इज़ छोड़ दोगे। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस है उसकी स्टेप्स क्या है। देन बात कर लेते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन अगेन दिल्ली 2009 में पूछा गया था। हाउ डज कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉय मॉरल। तो कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में और एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करने में, इंप्रूव करने में। तो कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोरल बाय फॉलोइंग वेज। कैसे करती है, पहला पॉइंट कहता है आपका कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव बाय कंटिन्यूसली मेजरिंग द परफॉर्मेंस इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स आउट द डेविएशन इफ एनी। It indicates that corrective actions are to be taken, thus controlling keeps the organization on the right track। तो होता क्या है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या करती है, कंटिन्यूसली मेजर करती है परफॉर्मेंस को, लगातार मेजरमेंट होता है परफॉर्मेंस का, तो उससे डेविएशंस मिल जाते हैं। डेविएशंस मिल गए तो आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, और करेक्टिव एक्शंस की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रैक पे रहेगी और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगी। अगर हम बात करें कि आखिर एम्प्लॉय मोरल कैसे इंप्रूव होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि भाई कंट्रोलिंग जो होती है उससे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको ये चीज़ पता रहती है कि दैट दे हैव टू वर्क विद द फुल डेडिकेशन एज दे आर अवेयर कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। एंड अगेन द थिंग इज़ दैट उससे उनकी रेपुटेशन बिल्डिंग भी होती है, और साथ ही साथ अगर अट्रैक्टिव इंसेंटिव स्कीम्स हैं तो फिर अगेन एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इस चीज़ में भी हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात हो रही है। 2014 में पूछा गया था, एंड 2014 में फॉरेन में भी पूछा गया था, यानी कि दिल्ली का पेपर भी था और जो फॉरेन का पेपर है उसमें भी। सिमिलर वे में कुछ यहाँ पे ऑल इंडिया 2012 में भी पूछा गया, 2011 की कंपार्टमेंट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के, या कंट्रोलिंग की जो इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ पीडीएफ जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बिकॉज अगेन ये सेम चीज़ होती। तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज इनके ऊपर पूरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 2017 में पूछा गया था, और ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 मार्क्स में पूछा गया था। अब लेकिन इस साल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो इस टाइप से था कि हिना स्वीट्स एक बहुत ही फेमस नाम है स्वीट्स में 1935 से, और हर्ष जो है वो ओनर है हिना स्वीट्स के। सो ही वॉज वेरी वरीड एज द सेल हैज़ डिक्लाइन ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीनों में जो सेल है वो काफ़ी कम हो गई, इसलिए वो काफ़ी टेंशन में है। When he inquired from the sales manager reported that there were some complaint about the quality of sweets। तो भाई सेल्स मैनेजर ने बताया कि कुछ स्वीट्स की कंप्लेन आ रही थी क्वालिटी को लेके, इसलिए ऐसा जो है वो हो रहा है, सेल्स डिक्लाइन हो रही है। Therefore हर्ष ऑर्डर्ड फॉर अ सैम्पल चेकिंग ऑफ स्वीट्स। आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय हर्ष इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सभी को पता है कि कौन सा फंक्शन है ये, फंक्शन तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग ही है, और स्टेप कौन सी है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आप यहाँ पे कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो, कि आपने अपने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करे होंगे। सो अब आप यहाँ पे जब ये हर्ष जो है ये सैंपल को चेक करने के लिए मंगा रहे हैं, तो जब ये उसे चेक करेंगे तो ये कौन सी स्टेप फॉलो करें, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि कैसा परफॉर्म किया है। एंड देन वो स्टैंडर्ड के साथ जब कंपेयर करेंगे, देन ओनली ही विल बी एबल टू नो कि कहाँ पे डेविएशन है, क्या क्वालिटी ख़राब हुई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बेसिस पे ही फिर वो अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग देख के जाते हैं वीडियो, कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।